हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे सुग्रीव, राम जी और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप होता है। और बाद में और राम जी जो सीता मैया के दुख में, बिछड़ने के दुख में जो खोए रहते हैं, उनको कैसे सुग्रीव उनको उनकी मदद करता है वो दुख से बाहर लाने के लिए। और उसके बाद जब वो सारे तो राम जी जब वापस फोकस हो जाता है, मतलब भगवान तो हमेशा फोकस रहते हैं, बट लेकिन ये उनकी लीला है कि जो ये सारे चीज़ें करते। तो जब भगवान वापस फोकस होते हैं, तब वहाँ तब सारी सेना जो है वो समुंदर की तरफ जाती है। और जब वो महासागर की तरफ जाती है, तब उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग टुकड़ियों में उन्होंने सारे वानरों ने बांटा गया था। नीला जो था वो आगे की तरफ था, और उसकी उसकी टोली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई अटैक ना करे, रास्ता आगे का साफ करे, कोई सडन अटैक करे या कुछ जो करे, जो मतलब जो भी है वहाँ पे पूरा साफ करे, ताकि आगे का रास्ता पीछे की सेना के लिए क्लियर हो जाए, सेफ हो जाए। और राम जी लक्ष्मण जी पीछे से आ रहे थे, तो लक्ष्मण जी बैठे थे अंगद के कंधे पे और राम जी बैठे थे हनुमान जी के कंधे पे। और इस तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद में उन्होंने वहाँ पे कैंप किया। और राम जी और लक्ष्मण जी भी बैठे थे वापस। चांद को देख के, समुंदर को देख के राम जी वापस सीता मैया के बारे में सोचते रोने लगे, उनके दुख में खोने लगे। तो वापस लक्ष्मण जी ने उनकी इस बार मदद की। तो ऑलमोस्ट तीन कांड खत्म हुए, लेकिन अक्रॉस तीन कांड जब से रावण ने सीता मैया को अगवा अपहरण किया, तब से युद्ध कांड तक तीन कांड हुए। लेकिन फिर भी राम जी है वो अभी भी सीता मैया के बारे में सोच रहे, उनके बारे में। वो जो बिछड़ने का दुख प्रतीक करे, और वो सिर्फ कहने रहे, वो रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहा है, और पूरी तरह से वो खोए हैं। और उनको बार बार जगाना पड़ता है कि नहीं, अभी हमें सीता मैया को बचाना है, अभी रोने का समय नहीं है। तो ये हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और उसमें से जो लेसन्स थे हनुमान जी के और सुग्रीव के, राम जी के, तो वो हम लोग ने डिस्कस किया था। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो हो गया राम जी का। अभी सीन चेंज होता है और आता है रावण की तरफ, लंका में। तो समुंदर के इस तरफ जो था, पहले 5 चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया। अब उस अभी समुंदर के दूसरे पार लंका में क्या हो रहा है। तो वहाँ पे तो हल्ला मचा दिया था, सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई थी लंका में। तो वहाँ पे हनुमान जी के बारे में रावण सोच रहे थे, वहाँ पे सीता मैया के बारे में जो लंका में है उनके बारे में राम जी यहाँ से सोच रहे थे। और यहाँ पे जो हनुमान जी है उनके बारे में वहाँ पे लंका में राम जी सोच रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि जिस तरह से उसने पूरा तहस महस कर लिया लंका में, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियसली हनुमान जी जो है वो अद्भुत है। और उनको थोड़ा सा शर्म आ रहा था कि अरे, मतलब मैं इतना पावरफुल हूँ, फिर भी ऐसे मेरे राज में आके, मेरे घर में घुस के इस तरह से मुझे बर्बाद करके गया। तो थोड़े से शर्म से सर झुका हुआ रावण अपने अपने मंत्रियों को कुछ पूछता है। तो कहता है कि हाँ, एक एक वानर ने, सिर्फ एक वानर ने किस तरह से लंका को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो सिक्योरिटी था, लंका का प्रोटेक्शन था, उसमें कुछ तो वीकनेस है। जो ये वानर ने वो लूपहोल निकाला है, कुछ तो वीकनेस है। तो ये वीकनेस को एड्रेस करना ज़रूरी है। तो वो कहते हैं, अपने मंत्रियों को कहते हैं जो वहाँ पे सारे उपस्थित थे, कि भले वो दिखने में एक वानर था, एक बंदर जैसा था, लेकिन जहाँ पे एक परिंदा भी नहीं घुस सकता, वहाँ पे वो अंदर घुस गया। लंका के हार्ट में, सेंटर में वो पहुँच गया। उसने सीता मैया को भी ढूंढा।
सिर्फ घुसा, उसने सीता मैया को भी ढूंढा जिसको उन्होंने प्रोटेक्शन पूरा राक्षसों के बीच में प्रोटेक्शन में रखा था। और कितने सारे सुंदर जो उनके महल थे, भव्य महल थे, वो भी तोड़ दिए। और जो राक्षसों को मारा, वो तो कह भी सकते, बड़े बड़े राक्षसों के पुत्र को मारा, बड़े जो राक्षस सेना थे उनको मार दिया। और यहाँ से भागने से पहले उन्होंने जो वहाँ पे विनाश का जो हाहाकार मचा दिया, वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। तो रावण इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि हाँ, ये कोई साधारण वानर तो नहीं था। और ये जो किया गया है, जो पूरा लंका में जिस तरह से जो हल्ला हुआ था, वो वो साधारण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और ये जो चीज़ है वो भी अद्भुत है। तो इसलिए वो अभी रावण जो है वो अपने मंत्रियों से सवाल पूछता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है आगे बढ़ने का, और लंका को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। तो वो अपने मंत्रियों से रिक्वेस्ट करता है कि ऑनेस्ट ओपिनियन दे दो करके। तो अभी उनके जो मंत्री है वो ऑनेस्ट ओपिनियन देते कि ना आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट रावण कहता है। लेकिन एक चीज़ देखने लायक होता है यार कि रावण भले ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पे मांग रहा है कि जो सही है वो बताओ, लेकिन क्या वो ऑनेस्ट रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि यार सच बता, मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, लेकिन हम मन ही मन में अपने मन के पीछे हम लोग सोचते रहते हैं कि यार ये बोले कि मेरा जो परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा था। लेकिन जब वो कहता है इसमें ये चेंजेस है, उसमें चेंजेस, तो हम पूरा डिसअटेंड हो जाते हैं। कभी कभार उस इंसान को ही गाली देना स्टार्ट करते हैं मन ही मन में कि यार ये शायद जल रहा है इसलिए ऐसा बात कर रहा है करके। तो हम दूसरे किसी के पास जाते हैं, तुझे कैसा लगा, मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट ये तो बताए कि तूने एकदम बढ़िया किया करके। तो क्या रावण भी इसी मूड से पूछ रहा था, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, पता चलेगा आगे। लेकिन रावण अभी तो यहाँ पे बोल रहे कि जो भी है अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ कि किस तरह से लंका का सिक्योरिटी बचाया जाए, किस तरह से आगे आगे का क्या स्टेप्स नेक्स्ट लेना चाहिए, अल्टीमेटली क्या चीज़ करना चाहिए। ये 3 सवाल पूछते हैं। तो रावण उनको कहता है कि ये ऑनेस्ट ओपिनियन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो समझदार लोग रहते हैं, समझदार बुजुर्ग, एक्सपीरियंस वाइज, एज वाइज, ये उन्हें पता है कि जो विजेता है, जो विक्ट्री है, वो प्रॉपर कंसल्टेशन से ही होता है। जब 4 लोग बैठ के डिस्कस करते हैं तब जाके हम किसी चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए राम से लड़ने से पहले मैं अपने मंत्रियों से, आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या कैसे किया जाए, स्ट्रेटेजी का यूज़ किया जाए, रादर देन कि मैं जस्ट रेस्पॉन्स में कुछ मैं जस्ट उनको रिवर्स अटैक दे दूँ। मुझे वैसा नहीं करना, मुझे स्ट्रेटेजिकली जाना है। क्योंकि अभी हम लोग देखा इम्पैक्ट क्या है करके, वो भी एक ही बंदर से। तो अभी स्ट्रेटेजी हमें बताना है। अभी यहाँ पे दो दो व्यक्ति है। एक है जो सब्जेक्ट है, वो कौन है, जो व्यक्ति ये सवाल पूछता है, और ऑब्जेक्ट कौन है, जो मिनिस्टर्स है, काउंसिलर्स है। अभी दोनों के यहाँ पे रावण बोलता है कि दोनों के वो अलग अलग टाइप्स बताते हैं। जैसे राम जी ने सर्वेंट्स के 3 टाइप बताते हैं, यहाँ पे वो ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के 3 टाइप्स बताता है। इससे ये तो प्रतीक होता है यहाँ पे, जैसे अब तक जितना बात किया और आगे जो बात करने वाला है, कि रावण काफ़ी वेलवर्स था, उसको ज्ञान था। लेकिन क्या उसने ज्ञान इम्प्लीमेंट किया, ये हम देख ही रहे, हमें पता है। लेकिन उसको एटलीस्ट ज्ञान था। अभी वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से बताता है कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे रहता है वो कैसा व्यक्ति है, जो अपने मिनिस्टर्स को कंसल्ट करता है, और जो उसके वेल विशर्स है, उनके रिलेटिव्स है, उसके ट्रस्टेड फ्रेंड्स है, उनके साथ डिस्कस करता है। और उसके बाद वो
जो रेस्पॉन्स आया है उसको केयरफुली वो समझता है कि किसका क्या, किस तरह से कौन से चीज़ को, कौन से रेस्पॉन्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, कैसे किसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन किसको इग्नोर करना चाहिए। और ऐसे सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन को वो बाद में पूरे शिद्दत के साथ वो उसको फॉलो करता है। और ऐसे व्यक्ति को सबसे उत्तम व्यक्ति माना जाता है। जो मध्यम है उसका उसका कैसा है, वो कहते हैं वो अकेले में सोचता है। वो जो अपने मन में है उसके बारे में वही वो सोचता है, रिफ्लेक्ट करता है। वो किसी के साथ एडवाइस लेता नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। किसी से वो पूछताछ नहीं करता, डिस्कशंस नहीं करता, सलाह नहीं लेता। पूरी तरह से मूर्खता तो नहीं है, क्योंकि वो सोच समझ के करता है, लेकिन क्योंकि वो कलेक्टिव विजडम नहीं है, सिर्फ अपने ही मन पे वो भरोसा करता है। और हमें पता है हमारा मन कैसे खुद को हमें ट्रिगर कर सकता है, कैसे हमें मूर्ख बना सकता है। तो फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट वो कुछ सोच समझ के कर रहा है, इसलिए वो मध्यम में आता है। जो कनिष्ठ है वो सोचता नहीं है, वो रिएक्ट करता है, रेस्पॉन्ड नहीं करता। रिएक्ट रिएक्ट मतलब हमें किसी ने मारा और हम लोग बिना सोचे गाली दे दिए या हाथ घुमा दिया, तो रिएक्शन होता है। जानवर रिएक्ट करते हैं, मनुष्य भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन मनुष्य के पास कैपेबिलिटी है कि वो रेस्पॉन्ड कर सकता है। रेस्पॉन्ड मतलब हमने लास्ट टाइम सब डिस्कस किया था, कुछ एक्शन हुआ मतलब कुछ अपने साथ कुछ हुआ है, पॉज, थिंक एंड देन एक्ट, इसको रेस्पॉन्ड हो गया। और रिएक्ट मतलब कुछ हुआ है और हम लोगों ने एक्शन ले लिया बिना सोचे। तो जो रिएक्ट करता है बिना सोचे वो कनिष्ठ है। वो सिचुएशन का प्रोज एंड कॉन्स, जो प्लस है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसके बारे में सोचता नहीं है। और उसे लोगों से गाइडेंस लेने में भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, उस पर उसे भरोसा नहीं वो चीज़ पे कि हमें गाइडेंस लेना चाहिए, उस वो चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है बिना सोचे कर लेता है, उसको जैसे लगता है उसका मन जैसे डाइवर्ट करता है वैसे इमीडिएटली कर लेता है। मन के साथ वो डिस्कस भी नहीं करता। मध्यम एटलीस्ट मन के साथ डिस्कस तो करता है, इंटेलिजेंस का थोड़ा तो वो प्रयोग करता है। लेकिन यहाँ पे वो यहाँ पे जो कनिष्ठ है वो किसी चीज़ पे किसी का गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं। और उससे क्या हुआ, उसका जो है मोस्टली फेलियर ही होता है। ठीक है। उत्तम कैसा था, लोगों से पूछता है, उनका लेता है और उनके रेस्पॉन्स पे अपना दिमाग लगा के सही क्या चीज़ क्या लेके पूरा सोच समझ के वो एक्ट करता है। मध्यम कैसा है, वो किसी के पास जाता नहीं है, खुद ही सोचता है, लेकिन सोचता है। वो देखता है इसका प्रोज कॉन्स क्या है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और कनिष्ठ क्या है, मैं खुद की भी नहीं सुनता वह स्टेप्स, वो किसी की भी नहीं सुनता, खुद की नहीं, दूसरों की नहीं, किसी की नहीं सुनता है। वो जो आए मन में कर देता है और उसका मोस्टली फेलियर ही होता है। ये कनिष्ठ हो गया। अभी रावण काफ़ी फिलोसॉफिकल ये चीज़ है। रावण और आगे फिलोसॉफी बताता है कि 3 प्रकार के काउंसिल भी होते हैं। काउंसिल मतलब जो मिनिस्टर्स है जिनसे वो एडवाइस ले रहे हैं, एडवाइजर्स 3 प्रकार के होते हैं। उसमें भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ है। उत्तम कैसे है, जो सारे मिनिस्टर्स क्या करते हैं, उस मैटर को सोच समझ के डिस्कस करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि हाँ क्या है ये चीज़, कैसे है। और ये जो डिस्कशन होता है वो शास्त्रों के बल पे होता है। ये खुद रावण बोल रहा है, जो शास्त्रों के बल पे होता है वो हिसाब। और वो खुद कार्य जो करते हैं सीताकूट, वो शास्त्र के बाहर है। शास्त्र में क्लियरली इसको पाप में गिना गया है, जो दूसरे की बीवी को किडनैप करता है, 5 मुख्य पापों में से। तो यहाँ पे शास्त्रों के हिसाब से जो इस सिचुएशन को एग्जामिन करता है, वैसे मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे। और क्योंकि वो लोग सारे वो शास्त्रों के बेसिस रहते हैं, उनके जो रेस्पॉन्सेज रहते हैं वो मोर और लेस अलाइंड रहता है। मतलब सब एक ही लाइन में सोचते हैं, एक ही दिशा में सोचते हैं, और उनका कंक्लूजन के पीछे वो काफ़ी फर्म रहता है। ऐसे नहीं कि अरे ठीक है राजा ने बोला ये क्या है, तो उन्हें डर के मारे नहीं नहीं जैसे आप बोलो वैसे नहीं, जो है वो है, तो वो बताएंगे क्यों क्या। और रावण के इसमें ऐसे उत्तम भी एक व्यक्ति है जो हमें आगे हम देखेंगे।
ऐसे उत्तम भी एक व्यक्ति है जो काउंसलर है, जो सही मायने में ये चीज़ों को करता है, शास्त्रों के हिसाब से रेस्पॉन्स देता है, उसका डिसीजन एकदम वेल वर्स होता है, उसका रीजनिंग वो बताता है और उसके पीछे अड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये शास्त्रों के बेसिस पे इसलिए सही है। अभी आए मध्यम। मध्यम कैसे है, वो अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं कि अरे ये ऐसे, वो वैसे, ऐसे वैसे, लेकिन इवेंचुअली वो लोग एक कॉमन डिसीजन में आ जाते हैं। आइडियल नहीं है, क्योंकि उनका बेसिस सबका अलग था सोचने का, क्योंकि उन्हें शास्त्रों के बेसिस पे क्या नहीं था, सो अपने अपने अलग पटरी पे घूम रहे थे वो लोग, और उससे उसके वजह से उनका रेस्पॉन्स जो था, उनका रीजनिंग था, हिला हुआ था, इसलिए। लेकिन ठीक है, आपस में डिस्कस किए और उनको लगा कि ठीक है ये सही है, आगे बढ़े। तो ये मध्यम वाले हैं, बेस्ट नहीं है लेकिन काम चला हुआ है। तीसरे है कनिष्ठ। कनिष्ठ कैसे है, वो एकदम मतलब अपने ही जो ओपिनियन है उस पर अड़े हैं, उनको बाकी किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। मैंने ऐसा कहा, आपस में जब डिस्कस करते हैं, नहीं नहीं ये मेरा ही है, ये सही है क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, दूसरा मंत्री बोलते हैं ये सही है, ऐसा तो अनफॉर्चुनेटली वो लोग एक कंक्लूजन में आते नहीं है। तो उनका पर्सनल प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, रादर देन जो सिचुएशन को जो सॉल्यूशन देना है या राज्य के हित में जो करना है उसके ऊपर उनका पर्सनल ओपिनियन है, या फिर कह सकते हैं उनका ईगो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और ऐसा जो काउंसिल है, ऐसा जो मिनिस्टर्स का जो टोली है, टीम है, वो राजन को दोनों के लिए, राज्य और राजन दोनों के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो तीन प्रकार के क्या थे मिनिस्टर्स। एक उत्तम थे, जो सोच समझे शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों को अंडरलाइन करना है, शास्त्रों के हिसाब से जो कंक्लूजन देते हैं, उनका रीजनिंग सही रहता है और वो अलाइंड रहता है और वो डी देते हैं उनके जो रेस्पॉन्स के लिए। मध्यम क्या रहते हैं, अपने अपने पटरी में पहले जाते हैं, बाद में डिस्कस करके आपस में, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से नहीं होता है, बाद में कंक्लूजन में आता है, विच इज़ बेटर देन कनिष्ठ। कनिष्ठ में क्या है, सब अपने हिसाब से चलते हैं, मैं ये बोला मतलब यही होने वाला है, उसमें उनका राज्य का हित कुछ लेना देना नहीं है, ये मैंने बोला तो ऐसे ही होना है। तो ये कनिष्ठ है। और ये हम देख सकते हैं जो टीम मीटिंग्स में होता है उसके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। जो टीम होता है तो उसमें भी होता है कभी कभार जो अपने हिसाब से अड़े रहते हैं दो तीन जन कि नहीं ये ऐसे ही होना, कि ये सही है ये गलत है, तो बाद में किसी सुपीरियर को बीच में आना पड़ता है और कुछ एक पाथ लेना पड़ता है। तो ये हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। और जो पहले जो पार्ट था वो मैनेजर्स के लिए, किस तरह से मैनेजर्स क्या करना है, खुद के हिसाब से डिसीजन लेगा, लेकिन टीम को अगर इन्वॉल्व करेगा वो उत्तम है। अगर खुद के हिसाब से जो सिचुएशन आया, आग बंद करके कुछ तो बोला, डिसीजन ले लिया, तो वो कनिष्ठ है। और या फिर खुद ही सोच के खुद ही दे रहे, टीम को इन्वॉल्व नहीं कर रहे डिस्कशन में, वो मध्यम है। तो ये सारी चीज़ें ज्ञान रावण के पास ऑलरेडी है। मतलब रावण पढ़ा लिखा था फिर भी ऐसे हरकतें कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ शास्त्रों के पढ़ने से व्यक्ति जो है वो समर्थ नहीं होता, वो स्मार्ट नहीं होता। जो विजडम है और ये लिटरेसी है, ये दोनों चीज़ अलग है, ये समझना है। जब हम कहते हैं ये स्टेट में, ये कंट्री में 100% लिटरेसी है, डजेंट मीन कि वहाँ पे 100% लोग समझदार है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों का पूरा ज्ञान था रावण को, लेकिन क्या वो समझदार था? क्या उसने सही एप्लीकेशन किया था उस ज्ञान का? नहीं। तो ज्ञान रखना और विज्ञान करना, विज्ञान मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ज्ञान मतलब नॉलेज। तो ज्ञान और विज्ञान में ये फर्क है। तो ज्ञान सब रखते हैं, सब इन द सेंस छोटे मोटे इसमें रखते हैं, और कोई रखने की क्षमता रख सकता है, वो चाहे तो ज्ञान कोई भी रख सकता है, लेकिन विज्ञान इंपॉर्टेंट है। कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे समझदारी कैसे दिखाई जाती है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और समझदारी सिर्फ ज्ञान से नहीं मिलती है। तो रावण ने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल से बताया, तो काफ़ी ज्ञानी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्मार्ट नहीं था, समझदार नहीं था। तो इसलिए अभी वो मंत्रियों को रिक्वेस्ट करता है कि ध्यान से सोचो, समझदारी से सोचो, डिस्कस करो,
और जो सही चीज़ है लंका के लिए वो बताओ। और वो एम्फोसाइज कर रहा है, अभी रावण एम्फोसाइज कर रहा है काफ़ी, मतलब रिक्वेस्ट करते वक्त जो आइडियल सिचुएशन में जो बताना चाहिए वो सारी चीज़ें रिक्वेस्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारा जो सजेशन है, एडवाइस है, वो सोच के पूरे समझदारी से किया हुआ डिसीजन होना चाहिए, रादर देन जो हमारा प्राइड है कि हाँ अरे हम तो कुछ भी कर सकते हैं, या फिर इमोशन से अरे हमारे बर्बाद कर दिया, अभी हमें तो बदला लेना ही है। वैसा नहीं चाहिए। क्लियरली एम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पर रावण कि इमोशन और प्राइड ये दो चीज़ पे नहीं होना चाहिए, बट साउंड जजमेंट, साउंड मतलब सोच समझ के होना चाहिए। लेकिन क्या रावण सच में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेस्पॉन्स सामने वाले से, कि वो सिर्फ कहने के लिए कह रहा है? तो यहाँ पे जो रावण अभी उनको वापस थोड़ा बैकग्राउंड सिचुएशन दे रहे कि किस चीज़ पे उनको उसको रेस्पॉन्स चाहिए, सिर्फ लक्ष्मण का नहीं। तो यहाँ पे रावण जो राम जो है रावण की तरफ आ रहे हैं, उसके बाद लक्ष्मण है, सुग्रीव है, हजारों हजारों वानर है, मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी उसके स्पाइज ऑलरेडी वहाँ पहुँचे, उसके जो जासूस है ऑलरेडी वहाँ पे है रावण के, उसे सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुका है रावण को ऑलरेडी। लक्ष्मण, सुग्रीव, हजारों वानर जो है वो राम के साथ वहाँ पे आए हुए हैं, और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि लंका को पहुँच के लंका पे अटैक करना। और रावण जो है वो एडमिट करता है कि राम के पास असाधारण शक्तियां हैं। तो वो समझता है कि राम जो है वो ये समुंदर आराम से पार कर सकता है, उसके पास वो कैपेबिलिटी है। वो चाहिए तो अपनी शक्ति से, दैविक शक्ति से इस समुंदर को भी सुखा सकता है, या फिर जो हमारे सोच के बाहर है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके वो लंका तक पहुंच सकता है। ये सारी चीज़ें रावण कह रहा है। मतलब रावण इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि राम जी के पास, राम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने वो डिसमिस कर दिया कि वो साधारण व्यक्ति है करके, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके। और एक बार राम और वानर लंका में पहुंच जाए तो युद्ध को टाल टाल नहीं सकते। तो इसलिए युद्ध तो होना ही है, क्योंकि राम तो आना ही है, राम जी को आना ही है। तो ऐसे कुछ एक स्ट्रेटेजी बनाओ जिससे लंका को हम बचा सके, सुरक्षित रखे। हमारी जो राक्षस सेना भी, हम उसमें ज़्यादा लॉस ना सफ़र करें, और राम यहाँ पे आने से पहले राम को हरा दे, हमारे राज्य पे पूरे तरह से काबू करने से राम को हरा दे। तो इस तरीके से वो उनको पूछ रहा है। अभी देखते हैं कि उसके मंत्री कैसे, किस तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं और कौन से इसमें आते हैं। तो रावण का रिक्वेस्ट सुनने के बाद तो उन्होंने हाथ जोड़ के उसको रेस्पेक्ट दिया, वेरी गुड। तो लेकिन यहाँ पे जो राम की वजह से जो खतरा मंडरा रहा था उसको एनालाइज करने के बदले अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो क्या करने वाले हैं, वो रावण के जो पास्ट विक्ट्रीज है, उन्होंने जो पहले जो पूर्व जो उन्होंने विजेता प्राप्त की, उनकी प्रशंसा करने वाले। मतलब अगर कोई जेन्युइन रेस्पॉन्स कि अभी का सिचुएशन क्या है उस पर हमें फिक्स कैसे करना है, वो छोड़ के अरे तुम क्या क्या काबिल हो वो बता रहे। उनके स्पीच जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस और प्राइड से भरा हुआ रहता है, और वो सिचुएशन को एसेस करने में नाकाम है। तो उसका पहला रिस्पॉन्स क्या है मंत्रियों का, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना कुंठ एंग्जाइटी होने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो उनको बताते हैं कि लंका के पास बहुत सारा फॉर्मिडेबल, मतलब बहुत सारे सैनिक है, और उनके पास बहुत सारे शस्त्र है, जैसे कि आयरन क्लब्स हो गया, स्पीयर्स भाला हो गया, दोनों दोनों तरफ से धार वाला तलवार हो गया, त्रिशूल हो गया, और प्लो की तरह जो रहता है उस तरह से
फावड़े की जैसे वेपन्स है। तो ये सारे है कि कोई भी सेना आ रहे हैं उनको आराम से हम हरा सकते हैं। ये वो पार्ट को भूल रहे हैं कि हनुमान अकेला आके उसने पूरा तहस महस कर दिया और वो ये फावड़े वाले सेना कुछ कर नहीं पाए। उनमें प्राइड है, वो एक्सेप्ट करने को। भले रावण ने एटलीस्ट वो एक्नॉलेज किया कि अरे ऐसा हल्ला किया और राम ऐसा है, हमें एक स्ट्रेटेजी बनाना है। एटलीस्ट उसनी समझ रावण में थी, लेकिन उसके मंत्रियों में अनफॉर्चुनेटली वो भी समझ नहीं थी। तो रावण अनफॉर्चुनेटली मूर्खों में घिरा हुआ था। तो उसको जो एडवाइस मिलने वाला था वो सही नहीं था। तो जो सिचुएशन हुआ था वो इग्नोर करते हुए, अरे कोई कुछ नहीं कर सकता, टेंशन मतलब हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, उस तरीके से वो प्राइड से वो चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अरे ये राम वानर ये सारे छोटे लोग हैं यार, इनके बारे में इतना क्यों सोचना करके। तो रावण को वो कह रहे थे कि अरे आपको थोड़ा सा ठंडा लेना चाहिए, आपको इतना ये सब डरना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें सोचना नहीं चाहिए। और ये डर, ये सब डिस्करेजमेंट आना नहीं चाहिए, इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, चिल, एकदम चिल ब्रो, टेंशन नहीं, इस तरीके से वो पूरा मैसेज। मतलब रावण को कोई सोच समझ के कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे जो ऑलरेडी हुआ था, वो लर्निंग्स कैसे इम्प्लीमेंट करे, कुछ नहीं है। यहाँ पे प्राइड और ईगो से ही सब चल रहा है आगे। तो वो सारे रावण को गिना रहे कि रावण ने पिछले इसमें क्या क्या किया था, उन्होंने कैसे नागास जो है उन पे कैसे विजेता प्राप्त की थी। एक बार भोगवती, जो नागा का कैपिटल, नागास एक अलग लोक में है, तो वहाँ पे जो भोगवती जो उनका कैपिटल है वहाँ पे कैसे उसने गया, और कैसे जो वहाँ पे सर्प होते हैं, जो इच्छाधारी सर्प भी बोलते हैं ना हम लोग, वो सब उस प्लैनेट में रहते हैं। तो वहाँ पे अलग और काफ़ी पावरफुल सर्प सांप रहते हैं। ये अपने मतलब यहाँ पे हम लोग सांप देखते हैं वैसे नहीं, काफ़ी बड़े विशाल, अ, थोड़े उनमें क्या बोलते हैं उसे, मिस्टिक पावर्स होते हैं। तो कैसे रावण ने अपनी विशाल सेना के साथ कैसे उनको हरा दिया था वो बता रहे हैं। बाद में बता रहे कुबेर जो है, जो धन का जो देवता है, उसका भी आपके साथ प्रॉब्लम हुआ था। तो उसमें भी आप जो उनसे भले कुबेर जो है हमें पता है कि शिव जी का प्रमुख भक्तों में गिना जाता है, भले शिव जी के साथ उसकी मित्रता थी और उसके पास इतनी शक्ति थी, फिर भी रावण आपने उसको हरा दिया युद्ध में। उसे पता चलता है कि तुम्हारी शक्ति कैसे है, विशाल है करके। तुम मतलब तुम्हारे इस जो देवता है उन पे भी आपकी सुप्रीमेसी, आपके भी आप उनके सामने बड़े हो, विशाल हो। और इतना ही ना, आपने कुबेर को सिर्फ हराया नहीं, हरा के उसके जो यक्षस थे, कुबेर यक्षस का राजा है, तो यक्षस को भी हरा के आपका उनका उसका जो पुष्पक विमान है जो काफ़ी मूल्यवान है, जो कैलाश में रहता है, वो भी आपने अपने काबू में कर लिया, आपके पास रख दिया है। ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसको छोटा मोटा अचीवमेंट मत समझो। और इतना ही नहीं, आपने माया जो राक्षस था उसने अपनी पुत्री मंडोदरी आपको दी शादी में। इसका मतलब माया भी आपसे डरता है, उसको पता है कि आपकी शक्ति, आप विशाल हो, आपकी शक्ति से कोई बराबर नहीं कर सकता। इसलिए माया जैसा एक विशाल बड़ा राक्षस अपनी बेटी आपसे सुलह करने के लिए, और यूजुअली उस टाइम ऐसा होता था कि बड़ा राजा होता था तो अपनी बेटियां वो बड़े राजा हो ताकि वो उन पे अटैक न करे करके, वो एक थॉट प्रोसेस भी हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि अरे तुमने ये किया, अभी वो सिचुएशन क्या है, हनुमान ने ऐसा तहस महस किया, राम ये कैपेबल है, कैसे स्ट्रेटेजी है वो छोड़ के अरे तुमने इसको ऐसा हरा दिया, तुमने इसको वैसे हरा दिया, कैसे क्या कर रहे हो। और एक बड़ा राक्षस था मधु करके, बड़ा बड़ा दानव था वो बड़ा, और उसको भी तुमने फाइनली अल्टीमेटली हरा दिया था, दबोच दिया था। तो तुम आपको एक साधारण ऐसे राक्षस राजा ने हो, आप काफ़ी पावरफुल हो, शिवजी के मित्र को आपने हरा दिया, मतलब आप खुद को ऐसा चेहरे गहरा क्यों समझ रहे हो। तो इतना ही नहीं, वो कह रहे कि रावण जो है वो जो पाताल, जो पीछे के नीचे के लोग हैं सारे,
उसमें भी जाके किस तरह से उसने वासुकी को हरा दिया था। वासुकी वो है जो समुद्र मंथन में जो सांप था, वासुकी है। वो नीचे वाले लोक में रहता है, पाताल लोक में रहता है। तो वासुकी, अ, तक्षक, शंख, जटी, तो ये सारे सर्पों को कैसे हरा दिया था। तो ये सारी चीज़ें, वो सारे मंत्र जो हैं वो रावण को याद दिला रहे। और इतना ही नहीं, सर्पों को हरा दिया जाके, लेकिन दानव जो मधु के अलावा बहुत सारे दानों को उन्होंने, जो जिनके पास अलग अलग तरीके के उनको वरदान मिले थे, उनको भी हरा दिया था। और कुछ युद्ध जो है एक एक साल चले, एक एक साल। फिर भी फाइनली जो है, आपकी आप आपकी जो शक्ति है वो काफ़ी विशाल है, इसलिए आप फाइनली जीत पाए। और इसके वक्त आपने सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने जीता, आपने काफ़ी कुछ सीखा भी। आपने जो दानव है उनसे कैसे किस रे छल करना है, ये सारी चीज़ें जो अलग अलग टेक्निक्स है वो आपने सीखे उनसे, उस वक्त उनसे लड़ते हुए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तो आपका जो स्किल सेट है वो अभी काफ़ी बड़ा हुआ है, आपका जो रिपोजिटरी है। तो आपने इतना ही नहीं, आपके जो वरुण है उसके भी जो पुत्र थे उनके ऊपर भी काबू कर लिया था। और जो वरुण के जो पुत्र थे वो साधारण नहीं थे, उनके पास आर्मी के जो 4 टुकड़े अलग अलग होते हैं वो सब थे, फिर भी आप जीत पाए। इतना ही नहीं, आपने यमराज की सेना के साथ भी आपने आपका झगड़ा हुआ था, और उनकी सेना लाटों की तरह आ रही थी। और ऐसे पूरे जो मगरमच्छ है उनसे भरे हुए थे, वो भी मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ थे। और वो मृत्यु का जो कहते हैं ना, मृत्यु का जो रस्सी जैसा रहता है, वैसे वैसे लाटों की तरफ वैसे आ रहे थे। और उनके सारे यमराज के जो अटेंडेंट्स थे सब आए थे वहाँ पे। ऐसे ऑब्स्टेकल्स के बावजूद भी, और ये जो सेना थे उनको भी जो ज्वरा ज्वरा मतलब जो फीवर होता है, वो फीवर का जो पर्सन पर्सन रहता है वो उसने प्रोटेक्शन दिया था। तो कोई उनका अटैक करने जाएगा तो वो बीमार पड़ के वो मर जाएगा। ऐसे ऑब्स्टेकल्स के बावजूद भी रावण एकदम शूर की तरह उनसे लड़ा। और यमराज की जो सेना थी, विशाल सेना थी, उनको वापस भगा दिया। तो और जब ऐसा हुआ था तो मंत्रियों को ऐसा लगता है कि पूरा जो पृथ्वी थी वो इसके विजय से खुश हो गए थे। कि ऐसे मतलब सब प्रसन्न हुए जब रावण ने ऐसे विजय प्राप्त किया था, ऐसे मंत्रियों को लगता है। अभी उनकी इसने प्रशंसा करने के बाद वो अभी राम जी के और रावण को कंपेयर करने लगे। तो रावण ने बड़े बड़े ऐसे हीरोज को हरा दिया था। तो क्षत्रियों को जो मतलब जो राज करते पूरे राज्य पे, पूरे पृथ्वी पे राज करते, उनको हरा दिया था। तो इंद्र के बराबर है, और उनको हराना इम्पॉसिबल है। लेकिन राम जी के बारे में क्या, राम कैसे है, उसके विक्ट्री जो हम लोग देखेंगे रावण के, उसके सामने राम जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, किसी को हराया नहीं, उसका स्ट्रेंथ भी ऐसा कुछ दिखाया नहीं, कुछ नहीं। मतलब ऐसे उसमें ऐसा प्रशंसा करने से क्या है, मुझे वो समझा नहीं, हमें कुछ समझ नहीं रहा है। तो आप ऐसा सब चिंता छोड़ दीजिए और एकदम आराम से रिलैक्स कीजिए। तो सीरियस सीरियस मैटर नहीं है करके। तो अगर सिचुएशन को लेके आ रहा है, उसको उसके ऊपर सोचने का मतलब वो सिचुएशन को डिसमिस कर दिया, आग पे पट्टी डाल के छोड़ दो करके, अंधा। तो उन्होंने कहा कि अरे, मैं तो कहता हूँ कि आपको इस युद्ध में लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इंद्रजीत को ही भेज दो, इंद्रजीत मैनेज कर लेगा पूरा। आप आराम से यहाँ पे एंजॉय करो, क्यों ये फालतू के वॉर में सब उसमें युद्ध में पड़ रहे हो। इंद्रजीत अकेला राम और लक्ष्मण को हराने के लायक है, और इतना ही नहीं, उनकी पूरी सेना को वो हरा सकता है अकेला। तो उनको याद दिला कि इंद्र ने काफ़ी सारे यज्ञ किए थे, उसके पास काफ़ी सारे शिवजी से मिले हुए वरदान है। और जो साधारण जो व्यक्ति को
वॉरियर्स रहते हैं उनके पास नहीं रहते, वैसे उसके पास वरदान है। और हनुमान जी ने भी अप्रिशिएट, जब हनुमान जी उससे युद्ध करा था उसने अप्रिशिएट की कि इंद्रजीत जो है वो साधारण योद्धा नहीं है, वो थोड़ा सा काफ़ी स्मार्ट योद्धा है करके। तो इंद्र की जो है प्रीवियस जो उसने किया था, उसने कैसे इंद्र को हरा दिया था, उसको बंदी बना दिया था, लेकिन वहाँ पे बाद में ब्रह्मा इंटरफियर हुए और फाइनली इंद्र को छोड़ दिया था। और वहाँ पे वापस वो अपने स्वर्गलोक में चले गए जहाँ पे उनके, लेकिन इसलिए इंद्र के रावण के पुत्र को इंद्रजीत ऐसा नाम पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें वो उसको बता रहे हैं। तो फाइनली उनको बता रहे, कंक्लूजन बता रहे कि सारे राक्षसों की कमांडर, जैसे कमांडर करके इंद्र को भेज दो, इंद्रजीत को भेज दो, और वो अकेला वो सारे वानर को हरा के राम को मार देगा। आप ये सारे इसमें टेंशन मत लो। तो ये उनका सजेशन था। क्लोज करने से पहले एक बार इस चैप्टर में हमारा लर्निंग क्या समझते हैं कि किस तरह से क्या हुआ था, क्या गलत हुआ। तो रावण का प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसके पास एडवाइजर्स नहीं थे, रावण का प्रॉब्लम था कि उसके एडवाइजर्स एडवाइजर्स बनना उन्होंने बंद कर दिया था। तो चापलूसी कर रहे थे, उनको एडवाइजर्स की तरह काम नहीं कर रहे थे। ये डेफिनेटली कौन? कनिष्ठ से भी नीचे थे। सॉरी उषा। ओके, कनिष्ठ से भी नीचे थे। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। एक तो रॉन्ग, उनका गलत एसोसिएशन था। रावण ने खुद को ऐसे लोगों से घेर के रखा था जो उसका ही जो ओपिनियन है उनको वो मानते हैं, उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, उनका ही ओपिनियन मानते वो लोग। अधार्मिक थे सारे के सारे, उनका फाउंडेशन शास्त्रों के हिसाब से था ही नहीं। तो अगर बुद्धि भी यूज करेंगे तो फिर भी गलत इंटेंशन रहेगा, गलत डायरेक्शन में जाएंगे। उनका रेफरेंस पॉइंट शास्त्र था ही नहीं। तो ये पूछने के लिए कि क्या सही है, उनका उनका ये क्वेश्चन को आंसर थे कि रावण को क्या चाहिए, हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो उनका सवाल था, क्या सही है, क्या करना चाहिए। उसके अलावा, उसको सोचने के अलावा ये सोच रहे थे कि रावण को क्या चाहिए और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। और मिनिस्टर्स ने उसी में काउंसिलर जो थे प्रेस बन के रह गए थे। तो रावण को चैलेंज करने के बदले तो उसको क्या सुनना पसंद है वो रहते। तो उसके मंत्री भी समझदार थे। भले रावण ने इतना सब बताया था कि 3 प्रकार के सुनने वाला, 3 प्रकार के सुनाने वाले, वो सारे बड़े बड़े, और प्लीज़ ऑनेस्टली बताओ ऐसा वैसा, लेकिन उनको पता था कि रावण कैसा है। रावण की सारी चीज़ें सुननी नहीं थी, रावण को सिर्फ उसकी प्रशंसा ही सुननी थी। और ये आगे पता चलेगा हमें जब कोई उसको एक्चुअली चैलेंज करता है। तो उसके बाद जो ये सब मिलके जब उसकी प्रशंसा करते हैं तो रावण भी सोचता है कि अरे ये सारी चीज सारे लोग एक साथ बता रहे हैं, मतलब ये कंफर्म है, ये सही है, ये चीज़ सही है। कभी कभार होता है ना कि सारे लोग आके ऐसे तारीफ करेंगे तो हमें लगता है हाँ ये चीज़ सही है, और हमें भी वही सुनना होता है कि ये चीज़ ऐसा ही है। कोई आके 10 लोग आके बोलेंगे अरे क्या मस्त किया परफॉर्मेंस, भले हमारे मन रखने के लिए बोलते रहेंगे, भले हमने अच्छा नहीं किया रहेगा, इतना इतना खास नहीं किया रहेगा, लेकिन जब 10 लोग आके बोलेंगे तब हमें लगेगा अरे यार, क्योंकि हमें यही सुनना है कि हम अच्छे परफॉर्मर हैं, तो हम एक्सेप्ट करेंगे पूरे सिद्ध क्या, यस दिस इज ट्रू। और इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें होने के बाद जो लीडर था, रावण था, वो अनकंफर्टेबल, जब ट्रूथ सुनने के काबिलियत नहीं उसमें, तो वो क्या होता है, वो उसको करेक्ट करने का जो क्षमता है, खुद को करेक्ट करने की क्षमता खो देता है, वो अंधा हो जाता है रियलिटी को। अगर कोई व्यक्ति, लीडर नहीं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अनकंफर्टेबल ट्रूथ, मतलब जो हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ है, वैसे सच्चाई जो सुनने के हम अगर काबिलियत नहीं रखते, हम सुनने का उसमें क्षमता नहीं रखते, तो क्या होता है, तो हम अपने खुद के मिस्टेक्स को हम समझ नहीं सकते, हम करेक्ट नहीं कर सकते, वो एबिलिटी हम लोग खो देते हैं। ठीक है।
तो रावण, ये सारी चीजें हम लोग ने, ये सॉरी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे रावण, ये सारी चीजें हम लोग इस पूरे कन्वर्जन में, 7 चैप्टर कन्वर्जन समझ सकते हैं। तो जो डेंजरस लीडर है वो ये नहीं कि रॉन्ग डिसीजन लेता है, लेकिन वो भी है जो खुद को ऐसे लोगों से घेर देता है जो उसको ये समझने के लिए डिफिकल्ट कर देते कि वो रॉन्ग है करके, उसको कोई चैलेंज नहीं करता है। तो एज ए लीडर कभी कभार हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो मुझे सच कह रहे हैं, या जो मुझे चाहिए वही वो बता रहे हैं। वो एक्चुअल लीडर को उस तरीके से सोचना चाहिए। तो क्या क्या था, रॉन्ग एसोसिएशन था, अधर्म था, उसे अधर्म उनके उसे शास्त्रों का नहीं था, वो लोग हिल गए थे, उसमें धर्म का पूरा लॉस हो चुका था क्योंकि शास्त्र ये सब नहीं कर रहे थे। फॉल्स कॉन्फिडेंस आ गया था, सोच समझ के नहीं कर रहे थे, काउंसलिंग के ऊपर प्रेस करते, इसलिए क्या हुआ था, लीडर भी अंधा हो गया था, उसे रियलिटी से वो अंधा हो गया था, उसे जो सही चीज़ दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये हम लोग इस चैप्टर से सोच सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ ऐड करना है आज का सेशन, आज रिकॉर्डिंग क्लोज करने से पहले? अ, ठीक है। हाँ दीदी। यस पुटू। एक वो पुष्पक विमान रावण को कैसे गिफ्ट मतलब कैसे मिला? पुष्पक इसके पास था, अपने कुबेर के पास था। तो कुबेर से वो हम्म। लड़ा था। कुबेर एक्चुअली लंका का पहला राजा कुबेर था। तो कुबेर को लड़के उसको भगा के उसने लंका पे राज करना स्टार्ट। तो उस वक्त उसका जो पुष्पक विमान भी उसने अपने पास रख दिया था हड़प के। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।